नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग। सरेंडर के बाद पुलिस ने मारी थी 5 गोलियां। नीट परीक्षा के दौरान बिहार में बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा, 7 स्कॉलर समेत 24 लोग गिरफ्तार। जदयू में निशांत युग शुरू, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन पार्टी की कमान नौसिखिए निशांत के हाथ में। टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रिशु श्री से पूछताछ समाप्त, रिशु ने उगले कई राज। और मशहूर बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, पटना एम्स में चल रहा इलाज, पंकज त्रिपाठी भी पहुंचे पटना। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में भोजपुर के शाहपुर में चर्चित भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर केस अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत में एक PIL दाखिल कर इस पूरे मामले में CBI जांच का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से भरत तिवारी की मौत के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष के नेता तो इस गांव में पहुंच ही रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी यहां पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही इसे फर्जी मुठभेड़ बता चुके हैं। इस इनकाउंटर पर सवाल खड़ा होने और हंगामा बढ़ने के साथ ही सम्राट चौधरी सरकार ने इस इनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज किया है, जिसमें पहले में पुलिस पर फायरिंग करने, अवैध हथियार रखने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में भरत के पिता और भाई को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरा FIR भरत तिवारी की मां आशा देवी ने किया है। इस मामले में आशा देवी ने जगदीशपुर के DSP और शाहपुर के थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। 17 जून की सुबह 8 बजे का यह मामला है। भरत तिवारी की मां ने जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक दल बल के साथ उनके घर पहुंचे। उस समय भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। पुलिस ने उनसे कहा कि जवनिया गांव में जो विस्थापित लोग जहां रहते हैं वहां पर मुझे ले चलो और बताओ कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। जिसके बाद पुलिस वालों के साथ भरत चला गया। उसने पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया और खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर दनादन 5 गोलियां दाग दी और उसे अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए। बाद में पुलिस ने बताया कि उसके बेटे की मौत हो गई है। इधर घटना के समय शाहपुर के थानाध्यक्ष रहे रजनीश कुमार के बयान पर इस मामले में पहला FIR दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि पुलिस को इनपुट मिली थी कि भरत तिवारी अवैध हथियार रखा हुआ है। 17 जून को पुलिस उसके बिलौटी गांव के घर पहुंची। पुलिस को दरवाजे पर पहुंचते ही भरत उग्र हो गया और फायरिंग करने लगा। बाद में दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद वो छत पर चला गया और वहां से भी उसने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने कई बार उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन वो फायरिंग करता रहा। उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर लगातार चुनौती दे रहा था। FIR के मुताबिक एक बार उसने पिस्टल फेंक दी, लेकिन जब जवान उसका फेंका हुआ हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो दोबारा पिस्टल उठाकर 2 राउंड फायरिंग उसने किया। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में कमर के नीचे 4 राउंड फायरिंग कर दी, जो गोली उसके पैर में लगी है, जिससे वो गिर पड़ा। पुलिस उसे उठाकर शाहपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। ये पुलिस का बयान है। हालांकि फेसबुक लाइव के दौरान यह सारा दृश्य दिख भी रहा है। सरेंडर करने और पिस्टल फेंकने के बाद पिस्टल की तरफ एक जवान दौड़ की तरफ झुकता हुआ भी दिख रहा है, जिसके बाद वीडियो समाप्त हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के पास 5 गोलियां मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अब दूसरी बड़ी खबर, नीट परीक्षा में बिहार में बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। इस परीक्षा को लेकर देश भर में इतने हंगामे, इतनी तैयारियां, प्रधानमंत्री से लेकर सेना, वायुसेना सबको लगाया गया, लेकिन परीक्षा माफियाओं की हिम्मत और हिमाकत जरा देख लीजिए।
सरकार और एनटीए अपनी तैयारियों में लगा था और ये अपनी तैयारियों में लगे थे। बिहार के लखीसराय में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। 3 परीक्षा केंद्रों से 7 सॉल्वर के साथ 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मी भी शामिल हैं। असली परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठाने के लिए 30 से 40 लाख में सौदा हुआ था। सॉल्वर बिहार और यूपी के कई मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और इस सॉल्वर गैंग का सरगना अर्पित है, जो गया मेडिकल कॉलेज का छात्र है। 2024 में भी नीट पेपर लीक के मामले में इसका नाम आया था और सीबीआई ने उस वक्त भी अर्पित राज से पूछताछ किया था। इसके अलावा हाजीपुर का रहने वाला पीएमसीएच का छात्र मयंक कश्यप, इसको भी हसनपुर के ही एक परीक्षा केंद्र से सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। बायोमेट्रिक कंपनी से मयंक से ही मिलीभगत इसने की थी। खुद बायोमेट्रिक कंपनी का कर्मचारी बनकर परीक्षा केंद्र में घुसा और इसकी भनक प्रशासन को लग गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मयंक से पूछताछ के आधार पर ही 3 परीक्षा केंद्रों से सभी सॉल्वर और कंपनी के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पूनम कुमारी, जो बीएचयू बनारस में नर्सिंग की छात्रा है, पूनम कुमारी मधुप्रिया नाम की एक परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने पहुंची थी। सौरभ झा एम्स रायबरेली का छात्र है। संजीत पटना एनएमसीएच का छात्र है। अमन अग्रवाल ये भी यूपी के एक मेडिकल कॉलेज का ही छात्र है। जिन परीक्षार्थियों के बदले सॉल्वर बैठे थे, उन परीक्षार्थियों की भी पहचान कर ली गई है। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए, ऐसे मामलों में अभिभावक भी कम दोषी नहीं हैं, जिन्हें अपने बच्चों की मेहनत और टैलेंट पर भरोसा कम और अपनी काली कमाई पर भरोसा ज़्यादा होता है। और अब तीसरी बड़ी खबर, जदयू में अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है। बिहार की सत्ता से नीतीश युग तो समाप्त हो ही चुका है। अब उनकी पार्टी जदयू में भी एक नए युग का आगाज हो रहा है और इसके संकेत जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मिल गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेहरा भले ही नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व, कमान, बागडोर उनके पुत्र और हाल ही में राजनीति शुरू करने वाले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का होगा। जदयू ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अब यह साफ कर दिया है कि राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व उनके बेटे के हाथ में ही होगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लगी, लेकिन मंच पर मौजूद तमाम नेताओं ने गुणगान किया निशांत कुमार का। जदयू के ज़्यादातर बड़े नेताओं ने निशांत कुमार की नेतृत्व क्षमता को सराहा और उन्हें पार्टी और बिहार का भविष्य तक बता दिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो यहाँ तक कह दिया कि निशांत कुमार में पार्टी को आगे बढ़ाने और नेतृत्व की क्षमता है। अब वो पहले से ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे और अगले 30-40 सालों तक पार्टी को मजबूत नेतृत्व देंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अभी तक अपनी किसी विशेष क्षमता या विशेषता का परिचय नहीं दिया है, ना तो पार्टी संगठन में और ना ही स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। हाँ, नीतीश कुमार का बेटा होने का इतना लाभ ज़रूर मिला है कि वो बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री बन गए और अब एमएलसी भी बन गए हैं। निशांत कुमार ने बिहार की एक यात्रा शुरू जरूर की थी, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। उस यात्रा से निशांत कुमार को एक नेता के रूप में स्थापित करने या पहचान दिलाने की जदयू की योजना भी सफल नहीं मानी गई। हालांकि जदयू की आंतरिक राजनीति और हालात को समझें तो इस वक्त नीतीश के बाद निशांत को पार्टी की आंतरिक कमान देना भी जदयू की एक सियासी मजबूरी है। और अब चौथी बड़ी खबर, टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार ऋषु श्री से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उसे बेउर जेल भेज दिया गया है। ऋषु श्री को एसबीयू ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया था और 5 दिनों में ऋषु श्री से लगभग 50 घंटे की पूछताछ हुई है और इस दौरान उसने कई राज उगले हैं। उसने जल संसाधन विभाग, योजना विभाग, बुडको और कई अन्य विभागों के अधिकारियों और इंजीनियरों के नाम लिए हैं, जिन्होंने सरकारी टेंडर में बड़े बड़े खेल किए हैं। ऋषु श्री के बाद अब बारी सरकारी अधिकारियों की है। 3 सरकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता तारिणी दास, बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी मुमुक्षु चौधरी और कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह,
इन तीनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे भी पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनको भी रिमांड पर लेने की तैयारी है। इनको रिमांड पर लेने से पहले सवालों की फहरिस्त भी तैयार होनी शुरू हो गई है। टेंडर घोटाले में आरोपी 3 आईएएस अधिकारी संजीव हंस, अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर, इन पर भी शिकंजा कसा हुआ है। संजीव हंस इस कांड के नामजद अभियुक्त हैं। विशेष निगरानी इकाई इस मामले में उनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी भी कर चुकी है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, लेकिन संजीव हंस हाथ नहीं लगे हैं। उन्हें फरार घोषित किया जा चुका है। उनसे पूछताछ के लिए भी समन जारी किया जा चुका है। 2 और आरोपी हैं, आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार। इन दोनों को निलंबित किया जा चुका है और इनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो चुकी है। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को भी नोटिस देने की तैयारी है। एसबीयू सूत्रों के अनुसार इन सभी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एजेंसी के पास टेंडर घोटाले से जुड़े पुख्ता सबूत और साक्ष्य हैं। नोटिस के बावजूद अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अब 5वीं और आखिरी बड़ी खबर, बिहार के गोपालगंज में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र त्रिपाठी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र में है, बेलसंड, और वहीं पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई रहते हैं। इनका अपने गांव में कुछ लोगों के साथ कुछ विवाद चल रहा है और फिर विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला हो गया। हमले में इनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने इनको तुरंत इलाज के लिए पहले गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया और वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए पटना एम्स में रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज पटना में चल रहा है। गांव के लोग बता रहे हैं कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश भी एक वजह है। दोनों पक्ष के बीच पहले से विवाद चल रहा था और इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से यह हमला हुआ। हालांकि पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर किसी वजह की पुष्टि नहीं कर रही है। घटना की जानकारी के बाद माधोपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण भी हो चुका है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है और इस मामले में शामिल लोगों की पहचान की गई। एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बाकी के लिए टीम का गठन किया गया है और छापेमारी भी चल रही है। और इस घटना के बाद बेलसट गांव में हालांकि अभी भी तनाव का माहौल है और इस बीच भाई पर हमले की खबर सुनकर पंकज त्रिपाठी भी पटना पहुंच चुके हैं। पटना एम्स पहुंचकर उन्होंने अपने भाई का हालचाल भी जाना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।